बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पीआरसी 4 में हमारा बैड एंड डाउटफुल डेट का चैप्टर चल रहा था और लास्ट क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पूरा कंप्लीट आउट कर लिया था। एक्सेप्ट उसके अंदर कुछ हमें जो है सवाल की प्रैक्टिसिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू जिस तरह से हमारे पास पीआरसी 4 में जो पेपर में सवाल आते हैं उसमें जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने एज डेटा एनालिसिस जो है वो शायद डिस्कस कर लिया था कि एजिंग ग्रुप ऑफ एनालिसिस के ऊपर के अलग अलग जो है आपके पास ग्रुप्स में जो है अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ था और अलग अलग परसेंटेज दी हुई थी। सारे स्टूडेंट्स को याद है? जरा मुझे बताएं। एजिंग ग्रुप ऑफ एनालिसिस के अंदर ग्रुप वाइज जो है वो सवालात दिए हुए थे जो हमने उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दी और परसेंटेज अप्लाई करने के बाद उस पर बैडेड चार्ज किया था। ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो आई कैप की स्टडी टैक्स का पीआरसी 4 के अंदर जो सवालात है उसमें एमसीक्यू नंबर 9 था जिसके अंदर 1,30,000 था, 30 डेज था, यानी 1,30,000 रुपये। और ये याद रखिएगा, इन सारों को हम जब ऐड कर देंगे, हम सब सारों को ऐड कर देंगे, ये टोटल अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है और ये बैलेंस शीट में जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एक रिकॉल कर लो जब तक कि बच्चे और आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में 130 प्लस 75 प्लस 50 करा तो 2,55,000 जाएगा। और अलाउंस फॉर बेड डेट का तो एज यूजल अलाउंस फॉर बेड डेट का तो एंडिंग बैलेंस ही जाता है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से? कैरी डाउन से आता है, तो 2,51,000। रही बात इसकी, तो 130 के ऊपर जो है नील लगाना था, 75,000 के ऊपर 2% लगाना था, 50,000 के ऊपर 5% लगाना था। सबको ऐड करा 4,000 रुपये अलाउंस फॉर बेड डेट के। बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया। ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? कैरी डाउन से आता है। और आपने जो है जो डिफरेंस था अमाउंट वो 500 रुपये जो है एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। आज जो है हम कुछ और सवालात जिसके अंदर टेक्निकल। अच्छा, एक और चीज मुझे जरा बता दें, कंफर्म करें। हमने एक सवाल करा था इसके अंदर जिसके अंदर अकाउंट रिसेबल का अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था। मेरे ख्याल से एमसीक्यू नंबर 12 था, शायद वो भी डिस्कस हो गया था। एमसीक्यू नंबर 12 भी डिस्कस हो गया था मेरे ख्याल से। ये शायद हमने सवाल कर दिया था और इसके अंदर ये बताया था कि दो प्रॉब्लम थे। प्रॉब्लम नंबर 1 कि अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस नहीं दिया होता, तो हमने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस खुद फाइंड आउट करा था। अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस किस तरह फाइंड करा आउट करा? जो आपने अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था उसके लिहाज से आपने फाइंड आउट करा। अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्रेडिट सेल लिखी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर डाला, बैड डेट रिटर्न ऑफ डाला। जो भी चीजें अकाउंट से कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड थी बच्चों, वो सब आपने इंक्लूड करा। और उससे फिर बैलेंसिंग फिगर निकाली और बैलेंसिंग फिगर के ऊपर आपने परसेंटेज लगानी थी। अब हुआ ये कि 63,000 आ गया था और द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 2% ऑफ रिसीवेबल ईच ईयर। तो हर साल कंपनी जो है 2% बैड डेट चार्ज करती है, तो हमने 63,000 का 2% ले लिया था जो कि हमारे पास आया था 1260। अपने पास नोट डाउन कर लेना। देखो, ये सारे टेक्निकल सवाल आते हैं जो छोटे छोटे जो ये इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं आपको जो है ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि पेपर में जब सवाल आएगा तो क्यों नहीं जो है सवालात को पिक कर सकते बच्चे। वो ये छोटी छोटी चीजें उसको हम कंप्लीट आउट कर रहे हैं। अब 1,260 रुपये को आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया एज यूजल। 1,260 लिख दिया आपने। ब्रॉड डाउन आता है कहाँ से? कैरी डाउन से आता है। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट का पूरा सवाल हमने 2 मरतबा पढ़ा। कहीं पर भी अलाउंस फॉर बैड डेट का कहीं पर भी जो है ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। अलाउंस फॉर बैड डेट का कहीं पर भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो सर अब क्या करें जब अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ? तो उस सवाल में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लाजमी दिया होगा। अपने पास नोट डाउन कर लेना, अपने रजिस्टर में लिख देना। तो उस पे वो परसेंटेज लगा देना। यानी 45,000 इज द अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस, उस पर आपने 2% लगाया तो 900 आ गया। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया था, तो इससे हमारा फिर ये सवाल हो गया। और एक्सपेंस फॉर द ईयर हमने 360 निकाल दिया। और और कोई सवाल करा था ड्यूरिंग द ईयर वाला? करा था कोई या नहीं? या इधर तक ही रखा था मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है।
कोई बताएगा इसके बाद और कोई करा था हमने? एमसीक्यू नंबर 6 किया था। ये तो हमने कर लिया था कि ड्यूरिंग देयर डेड शूटिंग ये कर रहे थे। अभी वेट, इसके ऊपर हम वापस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे अभी हम दोबारा आएंगे। पहले मैं जरा सा एक चीज ये, देखो एमसीक्यू नंबर 2 में आओ। एमसीक्यू नंबर 2 पर आइए सारे स्टूडेंट। एट December 31st 2018 एन एंटिटी रिसीवेबल टोटल इज 6 लाख। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑफ रुपीज 60,000। और अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस, या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बोलो, अलाउंस फॉर बैड डेट बोलो, अलाउंस फॉर रिसीवेबल बोलो, सब एक ही के नाम है। उसका बैलेंस दिया हुआ है 60,000, हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। दीज आर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एंड अलाउंस फॉर बैड डेट। इट वॉज डिसाइडेड, अब बोला इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड हुआ है टू राइट ऑफ द डेट टोटलिंग 25,000। इस 6 लाख में से एक बंदा 25,000 रुपये पक्के पक्के लेके भाग गया। एंट्री क्या पास होती है जल्दी बताओ? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब पक्के पक्के पैसे डूबते हैं तो इस 6 लाख में से इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि इसमें से एक बंदा, एक कस्टमर हमारा 25,000 रुपये लेके भाग गया। ओके सर। एंड टू एडजस्ट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। बेतहाशा सवाल करें, एक रिकॉल करने के लिए, वार्म अप करने के लिए सवाल करवाए। अब मुझे बताओ अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस 6 लाख रुपए है। 6 लाख में से इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, इसमें 25,000 रुपये डूब गए, तो हमारा बैलेंस रह गया 5,75,000। 5,75,000 का आपने ले लिया 10%, तो आ गया 57,500 आ गया। उसको आपने जाके लिख दिया बैलेंस ब्रॉड डाउन में। ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है। और अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस है 60,000। तो 60,000 रुपये बड़ी साइड है और 57,500 का छोटी साइड है। तो डिक्रीज इन अलाउंस हो रहा है, यानी इनकम। इनकम हुई है 2,500 रुपए की। 2,500 की एंट्री बनती है अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। अब वो क्या पूछ रहा है? हाउ एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल आर टू बी शोन इन फाइनेंशियल पोजीशन। इसने इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछा ही नहीं बेटा, इसने आपसे बैलेंस शीट की चीज पूछ ली कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर वो आपसे इनकम स्टेटमेंट का पूछता तो पक्के पक्के पैसे डूबे हैं 25,000 और इनकम हुई है 2,500, तो नेट एक्सपेंस 22,500 को मैं टिक करके आ जाता। अगर इस सवाल में वो इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछ लेता कि इनकम क्या है या एक्सपेंस क्या है, तो पक्के पक्के पैसे डूबे थे हमारे पास 25,000 और इनकम हुई थी हमारी 2,500 की। तो नेट हम जो रह गए थे वो 22,500 जो है वो नेट एक्सपेंस में रह गए थे। लेकिन इस सवाल के अंदर इसने जो है आपसे बैलेंस शीट पूछी है, और बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे? जो अकाउंट से का एंडिंग बैलेंस था 6 लाख में से 25,000 तो हमारे डूब गए थे, 5,75,000 दिखाएंगे। लेकिन आपको नेट अकाउंट रिसीवेबल टिक करके आना है। लेस अराउंड फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस था 57,500। 57,500 को मैंने माइनस करा, तो 517,500 बीटा इज द राइट आंसर। सबके क्लियर है? जरा मुझे बता दो। बस इसमें इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस का जो है सवाल नहीं पूछा, इसने बैलेंस शीट पूछ लिया। दो ही रिक्वायरमेंट होती है, या तो इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंस या इनकम पूछेगा या बैलेंस शीट पूछेगा। सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है बिल्कुल? ये हमने जो सवाल करे थे बिल्कुल सेम है, बस इसमें बैलेंस शीट का पूछा था।
सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? जरा मुझे बता दोगे प्लीज। यावर, लाइबा, जिया, हैसम। अच्छा जी। अब देखो इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, अ बिजनेस हैज क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस, अ बिजनेस हैज क्लोजिंग रिसीवेबल बैलेंस इज ₹75,000. It includes an account receivable named Ali. एक स्पेसिफिक कस्टमर है अली। ये अच्छा सवाल है, जरा देख लो इसमें। हु इज गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ टोटल डेट ऑफ ₹5,000. ये एक नई कहानी आई है कि स्पेसिफिक अलाउंस के अंदर भी परसेंटेज आ रही है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट ऑफ ₹5,000. अब मेरा सवाल तुमसे ये है, और से सुनो, कि 75,000 में से आपने सबसे पहले स्पेसिफिक अलाउंस माइनस करा 5,000, तो आपके पास बैलेंस रह गया 70,000। तो आपका बैलेंस रह गया 70,000। और जब 70,000 रह गया, तो ये 5,000 के ऊपर आपने क्या करा, गौर से सुनना। 5,000 का आपने दिया, कह रहा है कि 75% इज डेड, ही कैन, एक्सपेक्टेड है कि वो 75% दे देगा, यानी फड्डा सिर्फ 25% वाले सामान पर हो रहा है। टोटल माल उसको 5,000 का बेचा था, उसमें से 25% जो है, 25% जो है वो शायद एक्सपेक्टेड है कि नहीं मिलेगा। माइनस पूरा अमाउंट करोगे, मैं फिर कह रहा हूं, उसमें से 25% लोगे तो वो आया 1,250। पहले फिर सुन लो, अली का बैलेंस है 5,000, 5,000 माइनस करा तो आया 70,000। अब अली का जो अमाउंट था 5,000, उसमें से 75% जो है वो बोल रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही कैन पे 75% ऑफ हिज टोटल डेट। वो 75% दे देगा, मतलब 25 नहीं दे पाएगा, मतलब वो 25% नहीं दे पाएगा। तो मेरा सवाल ये है तुमसे कि 5,000 का आप ले लोगे 25%, जो कि 1,250 स्पेसिफिक अलाउंस हो गया, और 1,250 में 3,500 जमा करोगे, 4,750 हो गया। उस 4,750 को आप जो है इन बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखोगे। अब इसने आपसे क्या बोला, व्हाट इज द अमाउंट अलाउड फॉर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीव इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आपके पास 4,750 जाएंगे। आपसे और बाकी सवाल पूछा ही नहीं इसने, इसने इनकम स्टेटमेंट का पूछा ही नहीं। वो आपसे पूछ रहा है कि बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस में क्या जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट का जो बैलेंस है वो कितना जाएगा, एंडिंग बैलेंस जाएगा, तो वो 4,750 आ गया। ये आपसे एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं पूछ रहा। क्लियर हो रही है बात? सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? आपसे एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं पूछा है, यानी अलाउंस फॉर बैड डेट का जब हम टी अकाउंट बनाएंगे, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन में जो है वो आपके बैलेंस शीट में जाता है ना।
तो हम बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? वो बैलेंस शीट के अंदर हम जो है 4750 लिखेंगे। सर अकाउंट रिसीव की एंडिंग बैलेंस में से 25% ही डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लाइबा इसके अंदर आपके पास अली एक कस्टमर है जिसके ऊपर स्पेसिफिक अलाउंस है। ये स्पेसिफिक अलाउंस है। अगर आपने अकाउंट सेल के एंडिंग बैलेंस पे लगा दिया तो फिर वो जनरल अलाउंस बन जाएगा। जनरल अलाउंस तो 5% वैसे ही दिया हुआ है लाइबा। जनरल अलाउंस तो वैसे ही दिया हुआ है आपको। स्पेसिफिक अलाउंस है। तो वो सब क्या है कि अकाउंट सेबल का जो टोटल बैलेंस था वो आपके पास था 5,000। लेकिन उससे सिर्फ फड्डा चल रहा है 75% वाले अमाउंट पर और 25%। इससे वो बोल रहा है 75% तो मैं पे कर दूंगा। जैसे वो मेडिसिन वाली एग्जांपल दी थी कि 10 डब्बे बेचे थे, 3 डब्बे वापस लेकर आया, बोला 7 डब्बों के पैसे तो मैं दे ही दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। याद आया? अब सारे स्टूडेंट जरा एक और सवाल जो इसके अंदर आपको बताना है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये 13 वाला सवाल जो है आपको जरा सा अब जरा देखिएगा। बहुत अच्छा, सबसे मेरे लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। बहुत जबरदस्त सवाल दिया है इसने। इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लोगे सारे तो बहुत ज्यादा चीजें आपके पास कवर हो जाएंगी और इसके अंदर एक जो मसला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 13 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। देखो पेपर में इस तरह के सवाल आते हैं। एट द ईयर एंड द रिसीवेबल बैलेंस एट 31 मार्च 2019 इज 93,000। ठीक है भाई। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस दिया है 93,000। दिस इंक्लूड इसमें शामिल है। दिस इंक्लूड डेट ऑफ 1800 विच नीड टू बी रिटन ऑफ। चलो भाई, एक कस्टमर पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया, एंट्री पास होगी। बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसेबल क्रेडिट। इधर तक सबको क्लियर है? जरा बताओ। थोड़ा थोड़ा सवाल पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ था 93,000। कह रहा उसमें से 1,800 रुपये लेके भाग गया, हमने एंट्री बना दी। द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ रिसेबल बैलेंस। ठीक है सर। एंड दिस ईयर allowance has increased by 20% as compared to last year। बोला लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 20% से बढ़ा है। अब जरा देखो, अकाउंट रिसेबल का एंडिंग बैलेंस था 93,000 बच्चों। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस था 93,000। उसमें से आपने रिटर्न ऑफ माइनस कर दिया 1,800, जो पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया था। तो बैलेंस आ गया 91,200। इधर तक सबकी क्लियर है? पहले बताओ। 91,200 का बैलेंस रह गया अकाउंट सेबल का रिमेनिंग बैलेंस।
उस पे मैंने लगाया 5%। जो असल सवाल है वो तो अभी समझ में आएगा। तो वो आपने 5% दिया 91,200 का, तो वो आया 4560। 4560 मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया, और 4560 को मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा। ब्रॉट डाउन आया कहाँ से? कैरेट डाउन से आया। 4560 इधर भी लिख दिया मैंने। ओके सर। फिर सुनो, 91,200 का मैंने 5% लिया, तो वो आया 4560, जो कि मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सवाल में आपको अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस ना दिया हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस आपको ना दिया हुआ हो। यानी वो लाजमी दिया होगा, कोई क्लू दिया होगा, कोई हिंट दिया होगा। अब इस सवाल में इसने कहा है कि द बिजनेस मेंटेन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ रिसीवेबल बैलेंस। एट दिस ईयर अलाउंस हैज इंक्रीज बाय 20% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये आप सब स्टूडेंट को जरा मुझसे पढ़ना पड़ेगा, और इसको जरा सा अपने पास बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का नहीं दिया हुआ। अगर काश के अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया होता, कहीं सवाल में अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया होता, तो मैं उसमें 5% ले लेता और वो अकाउंट अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस हो जाता। लेकिन कहीं पे भी अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करूंगा, जो ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट का है, जो कि 100% मैं उसको ट्रीट करूंगा। और दिस ईयर अलाउंस इंक्रीज बाय 20% लिखा है, तो 20% इसके अंदर इंक्रीज कर दिया। अगर 15 बोलता तो 15 कर देता, 20 बोला तो 20 लिख दिया, 30 बोलता 30 लिख देता। तो 100 में 20 जमा करा तो 120% हो गया। ये बस याद रख लेना, ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट हमेशा 100% ट्रीट किया जाता है, जो कि नहीं दिया हुआ, जो मालूम करना है। अभी सुनिएगा जरा गौर से। और ये जरूर बताएगा दिस ईयर अलाउंसेस इंक्रीज बाय 20%, 30%, जो भी लिखा हुआ है सुनते जाइएगा। तो 20% से 120% हो गया। और जो हमने 9200 का 5% दिया था, वो आया हमारे पास 4560, जो कि टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट कहलाता है। तो वो जो है उसमें प्रीवियस ईयर का भी शामिल है और करंट ईयर का भी शामिल है। तो 4560, यानी बॉटम लाइन ये है कि 4560 बराबर है 120% के। 4560 बराबर है 120% के। तो 4560 बराबर है 120% के, और ऊपर 100 रखेंगे तो हमें पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस पता चल गया 3800। ये मैथ का रूल है, जो चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है? 4560, तो उसकी परसेंटेज किसके बराबर है? 120% के। तो वो किसके बराबर है? 120% के। तो जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिख दो, और जो चीज मालूम करनी है उसकी परसेंटेज को ऊपर लिख दो। तो प्रीवियस ईयर का अलाउंस पता चल गया 3800 है। 3800 मैंने अलाउंस फॉर बैड डेट के टी अकाउंट में डाल दिया। 4560 बड़ी साइड थी, 4560 मैंने इधर लिख दिया। 4560 मैंने इधर लिख दिया। इसमें से 3800 माइनस करना बच्चों, तो मेरे ख्याल से 760 आ रहा है एक्सपेंस। चेक करना, 760 आ रहा है इनकम स्टेटमेंट में। बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ 1800 थे, और बैड डेट एक्सपेंस आपके पास 760 के थे। दोनों को ऐड करना, दोनों को जिया ऐड करो, 1800 और 760।
1560 आ गया, सॉरी 2560 आ गया। लेकिन मजे की बात, उसने इनकम स्टेटमेंट का आइटम पूछा ही नहीं है। उसने इनकम स्टेटमेंट का आइटम पूछा ही नहीं है। व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट ऑन 1 अप्रैल 2018? आपसे ये ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है अलाउंस फॉर बैड डेट का। कोई बताएगा क्या है? कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस हमने क्या निकाला है प्रीवियस ईयर का जो 100% था? 4560 बराबर है 120% के, ऊपर 100 रखा। 3800 अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस था पिछले साल का। तो राइट आंसर जो है 3800 हो गया। अगर वो आपसे एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछता, बैड एंड डाउटफुल डेट, तो आंसर आता 2560। सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है ये सवाल? यानी इस सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, उसकी परसेंटेज दी हुई थी। ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। फिर मैं इससे मिलता जुलता एक सवाल दे रहा हूँ, जरा मुझे करके बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आया है। इसमें आप एमसीक्यू नंबर 13 जब ये अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हो, तो इसमें आप ऊपर हेडिंग मार्क कर दीजिएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। अलाउंस फॉर बैड डेट ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। Allowance for bad debt opening balance is not given, and we apply percentage method। ये परसेंटेज मेथड है, और इसमें याद रख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का अलाउंस फॉर बैड डेट, प्रीवियस ईयर का अलाउंस फॉर बैड डेट हमेशा 100% ट्रीट किया जाएगा। और दिस ईयर अलाउंस इंक्रीज बाय, ये रट्टा नहीं लगेगा। 5% लिखा हो तो 5 लिख देना, 20 लिखा हो 20 लिख देना, 14 लिखा हो 14 लिख देना, 30 लिखा हो 30 लिख देना। उन दोनों को ऐड कर देना। ये जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अनाशा, ईमान, एसएम, जिया, लाइबर, रितेज, शाहवाज, उरूज, ऑल क्लियर बेटा? ये सवाल समझ में आ गया है? एक्सपेंस फॉर द ईयर पूछा ही नहीं, इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछ ही नहीं रहा, अलाउंस फॉर बेड डेट का ओपनिंग बैलेंस पूछा है इस सवाल में। इससे मिलता जुलता एक सवाल दे रहा हूं। एक इसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एमसीक्यू नंबर 14 और 15, 14 और 15। एमसीक्यू नंबर 14 एंड 15 बहुत ही जबरदस्त किस्म के सवाल हैं।
और बहुत टेक्निकल है। आ जाएगा तो समझ में बहुत अच्छा आता है, नहीं आएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को। अब आप मेरे साथ जो है इसको थोड़ा थोड़ा सवाल करके करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है। चलिए जी, सवाल पढ़ते हैं। एट 30th of September 2012 एंटिटी अलाउंस फॉर रिसेबल अमाउंटेड रुपीज 38,000। चलो भाई बिस्मिल्लाह करके, अलाउंस फॉर रिसेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 38,000। फॉरन से अलाउंस फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाया, 38,000 रख दिए, विच वॉज 5% ऑफ रिसेबल एट डेट डेट, जो कि 5% लगाया था उन्होंने पिछले साल कंपनी ने। एट 30th September 2013 रिसेबल टोटल 868,500। टोटल अकाउंट से का बैलेंस दिया हुआ है 868,500। It was decided to write off 28,500 of debt as irrecoverable। अब डिसाइड किया गया है कि इसमें से 28,500 हमारे पैसे कोई पक्के पक्के लेके भाग गया। एंट्री पास करेंगे, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट बेस्ड ऑन पास एंड कीप द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 5% ऑफ रिसीवेबल, और 5% ही लगाते हैं। 868,500 में से पक्के पक्के पैसे डूब गए 28,500 प्यारे बच्चों। तो अकाउंट रिसीवेबल का रिमेनिंग बैलेंस बच गया, अकाउंट रिसीवेबल का रिमेनिंग बैलेंस बच गया 8,40,000, 8,40,000 का। हमने इस पे अप्लाई करा 5%, दैट इज 42,000। 42,000 को आपने जाके बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखा। ब्रॉड डाउन आया कहाँ से? कैरेट डाउन से। तो 42,000 आपने ब्रॉड डाउन जो है वो जाके लिख दिया कैरेट डाउन में। तो 42,000 आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन किस में लिख दिया? कैरेट डाउन में लिख दिया। तो ब्रॉड डाउन आता कहां से है? कैरेट डाउन से आता है, ये लिख दिया। डन है। अब मेरा सवाल ये है कि 42,000 ब्रॉड डाउन गया कहां से? कैरेट डाउन से गया। एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना हो, 42,000 में से आप 38,000 माइनस करना प्यारे बच्चों। 42,000 में से एक्सपेंस फॉर द ईयर बताओ, बैडेड एक्सपेंस 4,000। वेरी गुड दिया। अब एंट्री बनेगी, बैडेड रिटर्न ऑफ डेबिट, अकाउंट बैडेड एक्सपेंस डेबिट, और अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। वो 4,000 रुपए से एंट्री बनेगी। 42 में से 38 माइनस करो रितेश, तो 4,000 नहीं आ रहा फर्क क्या? टी अकाउंट में देखो, एक्टिव नहीं बैठे हुए हो। अभी भी नहीं समझ में आया? 42 और 38 का फर्क लो ना। 42,000 में से 38,000 माइनस करो यार, तो क्रेडिट साइड पे फर्क आ रहा है। तो हो गए भाई, रिप्लाई तो कर दो। 4,000, 4,000 जो है वो आ गया आपके पास। अब मुझे बताओ, उसकी एंट्री बनती है बैडेड एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैडेड क्रेडिट। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? मुझे बताओ, पक्के पक्के पैसे कितने डूबे हैं? पक्के पक्के पैसे कितने डूबे हैं?
भाई पक्के पक्के पैसे कितने डूबे हैं? 28,500। और शक कितने से बड़ा है? शक कितने से बड़ा है? 4,000 से। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दो। अनाशा, तेज बच्चे। मैं तो समझता था बच्चों को बिल्कुल। आप एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करोगे? नहीं आएगा। 32,500 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बैड एंड डाउटफुल डेट। डेल्टा इज द राइट आंसर। समझ में आया ये सवाल? ये नहीं लाइबा, अनाशा, शाबाद। थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लोगे तो बिलीव करो हमेशा के लिए आ जाएगा समझ में। और अगर आपने जरा सा भी आगे पीछे करे कहानी, जाहिर सी बात है परेशानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बताना है? एक नई चीज है और बहुत ही मतलब कि समझ लो खतरनाक चीज है, जो कि तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। बल्कि इनफैक्ट याद क्या रखनी पड़ेगी आपको? अपने पास रजिस्टर में बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना पड़ेगा। ये लास्ट चीज जो बताना था, अलाउंस फॉर बैड डेट नहीं दिया हो तो पिछले साल क्या इंक्रीज बाई लिखा होता है वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। ये 15 एक लास्ट चीज है जो कह सकते हो कि एक नया पॉइंट इसके अंदर रेज होगा। वो क्या होगा जरा गौर से सुनो। और अगर आपने सबको अलग अलग नहीं रखा तो डेफिनेटली आपसे ये सब मिक्स हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट इन द अकाउंट एट 31 अक्टूबर 2011 वॉज ₹9,000। चलो भाई, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का मतलब अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 9,000। ड्यूरिंग देयर एंड डेट 31 अक्टूबर 2012 बैड डेट ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ। ये एक अनाशा नया लाइबा पॉइंट आया है। सर क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर 31 अक्टूबर को एक कस्टमर ₹5,000 पक्के पक्के ले गया हमसे। जब ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है आपके पास, जब भी सवाल में ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, वर रिटन ऑफ, इट वॉज डिसाइडेड ना लिखा हो, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो, एंट्री तो वही बनेगी, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कोई दो राय नहीं है। लेकिन छोटा सा ऊपर लिख देना ड्यूरिंग द ईयर। सर क्यों सर? कोई हिकमत होगी? जब भी होगा कोई मसला, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, इसके ऊपर छोटा सा लिख दो ड्यूरिंग द ईयर। उसके ऊपर छोटा सा लिख दो ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब यह है कि ये रिटर्न ऑफ हो गया है। और दूसरा काम क्या करना है? द रिसेबल बैलेंस एट 31 अक्टूबर 2012 वॉज ₹1,20,000। अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस दिया भाई 1,20,000। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द एंटिटी विशेस टू सेट एन अलाउंस एट 5%। बस ये याद रख लेना कि 1,20,000 रुपए जो अकाउंट से उनका एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट चीज सुन लो बेटा। जब भी अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंट सेल के एंडिंग बैलेंस में से जो पक्के पक्के पैसे डूबते हैं वो हम माइनस करते थे। इस सवाल में माइनस नहीं होगा। यानी कि 1,20,000 पर ही डायरेक्ट 5% अप्लाई होगा। 1,20,000 में से ₹5,000 माइनस करके 1,15,000 पे परसेंटेज नहीं लगा देना। पॉइंट नंबर वन। सर क्यों सर, ऐसा क्यों? अभी तक तो हम जो भी पैसे पक्के पक्के जो पैसे डूब जाते थे वो हम अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में से माइनस करते थे।
इस सवाल में हम क्यों नहीं माइनस करेंगे? याद रखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2012 बैड डेट ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ हो चुके हैं। यानी कि 5,000 माइनस करने के बाद आपको अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। आपको बैड डेट अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस रिटन ऑफ माइनस करने के बाद का दिया हुआ है। यानी 1,20,000 में से रिटन ऑफ माइनस नहीं होंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा? बहुत आसान बताया है। जब भी लिखा हो वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये साल के बीच में कुछ हुए थे, उनको हम राइट ऑफ कर चुके हैं। बस ये एक टर्निंग पॉइंट था। रिटन ऑफ लिखा हो और ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में से माइनस नहीं होंगे। 1,20,000 पे हमने 5% लगाया बच्चों, 6,000 आया। बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिख दिया मैंने, वही सेम तरीका है। 6,000 ब्रॉड डाउन आया कहाँ से? कैरी डाउन से आया। 9,000 में 6,000 माइनस करो, डिक्रीज इन अलाउंस आ रहा है 3,000। 3,000 से एंट्री बनेगी अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। पक्के पक्के पैसे जो रिटर्न ऑफ थे वो 5,000 थे, और जो इनकम थी वो 3,000 की थी। तो आपका नेट एक्सपेंस 2,000 का रह गया। ये सबके समझ में आ गया? शाहवार, जिया, अनाशा, ये देख लो जरा सा, क्या मैंने इसमें तुम्हें चेंज करा है? समझ में आया ये बात? ड्यूरिंग द ईयर होगा। अपने रजिस्टर में लिख देना बेटा, अपने रजिस्टर में हेडिंग डालना, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी बैड डेट रिटर्न ऑफ जो है ड्यूरिंग द ईयर होगा, तो वो अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस में से माइनस नहीं होगा। सर क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि वो माइनस करने के बाद अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है। बाकी पूरा सवाल कॉपी पेस्ट है। अपने रजिस्टर में लिख लेना, एमसीक्यू नंबर 15। रिटर्न ऑफ इनकम स्टेटमेंट में तो जरूर जाएगा, बस कैलकुलेशन के वक्त माइनस नहीं होगा। अपने रजिस्टर में जब ये सवाल नोट डाउन कर रहे हो, एमसीक्यू नंबर 15, तो ये लिख लेना, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। अब मेरे लिहाज से इस चैप्टर में कोई भी नया पॉइंट नहीं रहा। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट का
ओपनिंग बैलेंस सवाल में ना दिया हुआ हो तो या तो उस सवाल में अकाउंट सेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, उस पर परसेंटेज लगा देना। और अगर उस सवाल में अलाउंस फॉर बेड डेट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो उसने क्लू दिया होगा कि दिस ईयर अलाउंस इंक्रीज बाय 20%, 5%। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होगी और परसेंटेज वाला मेथड अप्लाई करना होगा। इसमें आपसे इनकम स्टेटमेंट का अमाउंट पूछा था। कोई बताएगा एमसीक्यू नंबर 15 में अगर बैलेंस शीट पूछता तो क्या आंसर होता? शाबाश, मैं देखता हूँ कौन मेरा ऐसा हीरो बच्चा है जो जवाब देता है। एमसीक्यू नंबर 15 में बैलेंस शीट का अगर आइटम पूछता, बैलेंस शीट में कोई एक बच्चा भी जवाब नहीं दे रहा अभी तक। इतना लेट? सामने सामने लिखा हुआ है सब कुछ। ट्राई तो करो। आज ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह पेपर में भी आएगा अब। एमसीक्यू नंबर 15 में बैलेंस शीट का अगर पूछता तो आंसर क्या आता? 120 - 6, वेरी गुड बेटा। लाइबा 1,14,000। नहीं नहीं, बैलेंस शीट में नेट अकाउंटेबल, बैलेंस शीट में अकाउंटेबल का एंडिंग बैलेंस आता 120। उसमें से लेस करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस। अलाउंस फॉर बैड डेट का एंडिंग बैलेंस 6,000 जाता है। एक 20 में से 6,000 माइनस करो, 1,14,000 रुपये जाता बेटा। अनाशा, नहीं समझ में आया कि अगर बैलेंस शीट का आइटम पूछता? अब मैं एक दो सवाल दे रहा हूं, बेशक लाइबा गलत हो, लेकिन करके देखो। इससे कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, आज करोगे सवाल खुद। थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट कर लो। बिल्कुल हशाश बशाश जो है। ये हमने 15 करा है सवाल। एमसीक्यू नंबर 16 जो है और 17, जरा करके बताओ। 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी फास्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 करके दो, शाबाश। हाँ 16 और 17 करके दो, शाबाश। क्लास नया टॉपिक है। अपन 16 वाला सवाल। Hamza has following information available for his business for the year ended 31st December 2017. ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट दिया हुआ है। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। बैड डेट रिकवर्ड दिया हुआ है। क्लोजिंग रिसीवेबल दिया हुआ है। क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट बोला है 5%। शाबाश। What is the net charge of bad and doubtful debt of statement of comprehensive income? ओपनिंग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट मैंने फॉर्म 5,000 रुपये इधर लिख दिए। 5,000 का बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग अलाउंस फॉर बैड डेट 5,000 रुपये दिए हुए। 1,000 क्या आया है? बैड डेट रिटर्न ऑफ हुआ है 3,000। रिटर्न ऑफ हुआ है 3,000 एक्सपेंस। बैड डेट रिकवर्ड हुआ है 1,500 इनकम। क्लोजिंग डिसेबल 90,000 है। बस ये एक फर्क था कि 90,000 रुपए में से रिटर्न ऑफ माइनस नहीं करोगे। बताओ क्यों नहीं रिटर्न ऑफ माइनस कर रहा? बैड डेट रिटर्न ऑफ क्यों नहीं माइनस कर रहा 90,000 में से मैं? बैड डेट रिटर्न ऑफ में से 90,000 ड्यूरिंग द ईयर की वजह से। 4,500 आएगा शायद, देखना। चेक करना 90,000 का। ब्रॉड डाउन में लिख दिया फॉरन से पहले। ब्रॉड डाउन आता कहां से? कैरी डाउन से आता है। 5,000 बड़ी साइट है। 5,000 में से 4,500 माइनस कर दो। 500 जो है बैड डेट रिकवर्ड हो गया। 500 जो है ये भी इनकम हो गई 500। एक्सपेंस 3,000।
1500 इनकम, 1500 इनकम। वेरी गुड, जिसने भी 1000 रुपये का आंसर दिया था, एक्सपेंस है। 1000 नेट एक्सपेंस है बेटा। ये भाभी देखती हूँ, खोल लो। हैसम ने सही बताया था, हैसम जाफरी ने। 1000 डेबिट को लिख कर आओगे, एक्सपेंस है। क्या वो, ये समझ में नहीं आया सवाल 16 वाला बेटा? 16 वाला एमसीक्यू समझ में नहीं आया बेटा? जितने स्टूडेंट बैठे हैं जरा फास्ट जल्दी बता दो। क्लियर है? 17 करके बताओ, शाबाश। 17 करके बताओ, शाबाश। एमसीक्यू नंबर 17 अपने रजिस्टर में करो प्लीज। अपने रजिस्टर में करो प्लीज। और कोई किसी से नहीं पूछे। जो तुमने समझा है इस चैप्टर में, जो तुमने अपने कॉन्सेप्ट बनाए, उसी से मुझे जवाब दो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो ना तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकें। At 30th June 2016, an entity allowance for receivable amounted to rupees 25,000, which was 2% of the trade receivable at the debt date. आपको अलाउंस फॉर बैड डेट का फौरन से पहले मैंने टी अकाउंट बनाया। पेपर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा पेपर चल रहा है, मैंने फौरन से पहले टी अकाउंट बनाया। कोई स्टूडेंट्स कह रहा था ना, जिसके ऊपर मैंने जवाब दिया था कि नहीं भाई, आपको बनाना पड़ेगा, इसके बाद आपके पास आएगा अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस। इट्स 25,000। और इसके बाद लिखा हुआ है, एट 30th June 2017 अकाउंट रिसीवेबल अमाउंट रुपीज 3,10,000। 3,10,000 अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, 3,10,000। कर रहे हो थोड़ा थोड़ा? ला भाई, ये 274,400 क्या बताया तुमने? आंसर बताया, चलो देखते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज 30,000 ऑफ बैट एज इरिकेबल। इट वॉज डिसाइडेड लिखा हो तो इसमें से माइनस करना है, 30,000 माइनस करना है। कोई पक्के पक्के पैसे लेके भाग गया, तो मेरे ख्याल से 2,80,000 बैठ गया, बच गया। उसका हमें 2% लेना है। जरा चेक करना, सही कैलकुलेशन करिए। ये ड्यूरिंग द राइट ऑफ नहीं है, साल के आखिर में अगर राइट ऑफ होगा तो उसको माइनस करेंगे। 3,10,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 280 बचेगा ना। ये 5,600 आएगा। 2,80,000 का 2%। जरा आंसर तो दे दो यार, जल्दी कैलकुलेशन कर दो ना। मैसेज इतना लेट करते हो, पता है कि सर पूछेंगे, अभी भी जवाब ही नहीं दे रहे, इतने सारे बैठे हुए, 5,600। फर्क निकालो जरा, 5,600 ब्रॉड डाउन आया कहाँ से? कैरी डाउन से आया। लेकिन अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस तो 25,000 था, 25,000 में से 5,600 माइनस कर दो।
25,000 में से 5,600 माइनस कर दो तो डिक्रीज इन अलाउंस आया 19,400। सवाल पढ़ते हैं, पूछा क्या है। एन अमाउंट रिसीवेबल वुड बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा। इसने इंक्रीज और इनकम स्टेटमेंट तो पूछी ही नहीं बच्चे। इसने तो बिल्कुल सवाल ही चेंज कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में 2,80,000, उसमें से 5,600 माइनस करना। वेरी गुड एसएम, जिसने भी दिया 274,400। नेट अकाउंट रिसीवेबल 274,400। पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आते थे, अब तो एमसीक्यूज ही हैं। 274,400, वेरी गुड शाबार, अच्छा समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीजों ने थोड़ा सा ग्रिप पकड़ी है बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये 18, 19, 20 करो जल्दी। 18, 19, 20 जल्दी करो प्लीज। सारे बच्चे 18, 19 और 20 करो जल्दी प्लीज। ये 17 सबको समझ में आ गया है? लाइबा, उरूज, ईमान, अनाशा, तुम समझ में आ गया बेटा या नहीं? थोड़ा सा स्पीडी काम करो ना, थोड़ा सा स्ट्रेट बैठ जाओ। थोड़ा सा तेज काम करो ना बेटा, और जल्दी जल्दी रिप्लाई करो जरा। मैक्सिमम सवाल कर लें। 18, 19, 20। एट July 1st, 2017, मायरा अलाउंस फॉर रिसेबल, अलाउंस फॉर रिसेबल अलाउंस फॉर बेड डेट का दूसरा नाम है। फॉरन से पहले मैंने अलाउंस फॉर रिसेबल यानी अलाउंस फॉर बेड डेट का टी अकाउंट बनाया। मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा, फॉरन डबल लाइनें डाल दी। इसके बगैर सवाल ही नामुमकिन है। कह रहा है कि अलाउंस फॉर रिसेबल है 65,000, मैंने फॉरन से पहले 65,000 लिख दिया। एट 30 June 2018, ट्रेड रिसेबल अमाउंट टू ₹6,50,000। अकाउंट रिसेबल का बैलेंस दिया हुआ है 6,50,000। ओके सर। इट वॉज डिसाइड टू राइट ऑफ 95,000। सारे बच्चे 95,000 माइनस करना। अभी भी देखो 95,000 माइनस करना। आंसर बता रहे हैं 5,50,000। चले देखते हैं अनायशा। पहले ये 650 में से 95,000 माइनस करना। 5,55,000 बचेंगे। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 95,000। ओके ओके, मैं समझा, आंसर बता दिया दोनों ने। एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल ₹2। ये देखो कितना प्यारा सवाल है। और बोल रहा है कि अलाउंसेस को एडजस्ट कर दो 275,000। इस परसेंटेज नहीं दी, डायरेक्ट बोल रहा है कि अलाउंसेस को 75,000 कर दो। यानी इस दफा कोई तुम्हें जनरल अलाउंस की परसेंटेज नहीं दी, अमाउंट दे दिया कि 75,000 कर दो। ओपनिंग बैलेंस 65 था, एंडिंग बैलेंस 75 था। 75 में 65,000 माइनस करना। 75 और 65 का फर्क लो, ये आ गया 10,000 बेडेड एक्सपेंस। अब वो पूछ रहा है नेट रिसीवेबल कितने जाएंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मेरे लिहाज से अकाउंट रिसीवेबल जाएगा जो राइट ऑफ होने के बाद 5,55,000 बकौल तुम्हारे, माइनस 75,000 करना, क्योंकि अलाउंस फॉर बेड डेट का एंडिंग बैलेंस जाता है। 5,55,000 में से 75,000 माइनस कर दो बेटा। 4,80,000 इज द राइट आंसर। बैलेंस शीट का इनकम स्टेटमेंट का पूछा ही नहीं उसने। बैलेंस शीट में पूछ रहा है कि नेट अकाउंट रिसीवेबल कितना जाएगा।
और कोई बताएगा इनकम स्टेटमेंट में क्या आंसर आता? अगर ये सवाल होता तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आंसर आता? इनकम स्टेटमेंट में आंसर क्या आता? पक्के पक्के पैसे डूबे 95, और 10,000 ये। 95 और 10,000, 1,05,000 जाता अगर ये इनकम स्टेटमेंट में पूछते तो। ऐसा समझ में आ रही है मेरे बच्चे? गुरूज, लाइबा, देखो, मैं फिर कह रहा हूँ जिया, ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दो तरह के बच्चे आ जाते हैं। कुछ बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है, और कुछ बच्चे जो है, डेफिनेटली आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें हम सवाल करने का तरीका देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुआ बेटा या नहीं? जरा मुझे बताओ थोड़ा बहुत। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। अगर आप इसके 50 सवाल, 50 MCQs को, अगर मेरे, आप थोड़ी सी बात मान लें और 2 मरतबा कर लें इन सवालों को, 1 मरतबा करने से नहीं आएगा बेटा। क्यों झूठ बोली इस बार? आप जिंदगी में पहली मरतबा चैप्टर पढ़ लो, उसको एटलीस्ट 2 से 3 मरतबा हर सवाल को कर दो। आपको बिल्कुल उरूज, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह सबको मैं 80 to 90% खींच के ले आया हूँ, ये 10-20% तुम्हें अपने लिहाज से टाइट करना पड़ेगा। ये 10 से 20% तुम्हें अपने लिहाज से टाइट करना पड़ेगा। तो वो तुम्हें करना था। तो ये बेटा 19 करके बताओ, शाबाश। 19-20 कर दो जल्दी से। ये अब जरा बताओ मुझे। कर दो। 13,000 नेट एक्सपेंस लाइबा ने बताया, अनाशा ने। चलो वेरी गुड। अब आंसर आना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आ गया है। चेक करते हैं जरा 19। At January 1st, 2018, the balance and allowance for receivable is 38,000। फॉरन से पहले मैंने अलाउंस फॉर डेट का टी अकाउंट बनाया। ओपनिंग बैलेंस 38,000 था। एंड द ईयर एंड इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 16,000 एंड एडजस्ट द अलाउंस फॉर रुपीज 35,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन में 35 लिख दिया। ब्रॉट डाउन आया कहाँ से? कैरी डाउन से आया। 38 बड़ी साइड थी, 38 में से 35 माइनस करा, 3,000 रुपये आ गया डिक्रीज इन अलाउंस। पक्के पक्के पैसे कितने डूबे थे? 16,000, और 3,000 रुपये इनकम, 13,000 नेट एक्सपेंस हो गया। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। 13,000 रुपये नेट एक्सपेंस आएगा इनकम स्टेटमेंट में। शाबाश। इसके बाद 20 करो जल्दी, शाबाश। 20 का बताओ, 20।
खा लो। डन बेटा, 20 का आंसर। आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट, Rashid has outstanding receivable of 238750. He identified two specific amount to which he make full allowance. Sayyid and Raja. Rashid also wishes to maintain a general allowance of 5% outstanding receivable. अकाउंट से उनका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस है 238750। इसमें से आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट के बाद 238750, एक 450 जो है एक स्पेसिफिक अलाउंस लगाया, एक 1200 लगाया, दोनों माइनस करना बेटा। 225245 पे आप 5% अप्लाई करना बेटा। 225245 पे 5% अप्लाई करो। क्या आंसर आया? 225245 पे 5% अप्लाई करो जल्दी। 11855। और ये 450 और 1200 को जमा करो, ये हो गए 1650। दोनों को ऐड कर दो, 1650 और 11855। 13505। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट अमाउंट शोन इन राशि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसेबल। रिसेबल दिखाओगे 238750 -13505। नेट अकाउंट से ये दिखाओगे। सर राइट ऑफ का क्या ताल्लुक है? राइट ऑफ को कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। बोला राइट ऑफ होने के बाद का रिसेबल का बैलेंस बताया बता तुम्हें 238750। 22, इसमें 13505 माइनस करा तुम। 225245। नहीं भाई, ये थोड़ी आंसर आएगा लाइबा। यही गलत निकाला है तुमने। 11855 में ऐड करो। मैथ्स तो अच्छा कर लो मेरा बच्चे। 1650 जमा 11855, 13505 सही है। 238750 माइनस 13505, 225 है। 245। हाँ सही है। 237100 कैसे आएगा?
नहीं नहीं, डबल टू, यही आ रहा है, मैंने देख लिया, कैलकुलेट करा है। 225 245 आ रहा है। 225 245 आ रहा है नेट अकाउंट से। क्लियर है बेटा? दो ही सवालात होते हैं, इनकम स्टेटमेंट का आंसर पूछता है या बैलेंस शीट। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा, जरा मुझे बताओ प्लीज। आज के सवाल इससे चैप्टर ग्रिप में आया या नहीं आया बेटा? अब अगर आप काइंडली, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इन्हीं सवालात को दोबारा कर लो तो। अब ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बेटा, अभी एक चीज करी है तो जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट करी है। हम्म। इंडिया में चोरी होती है। क्लियर है बेटा? लास्ट आज का सवाल। अगर लास्ट में जाओगे, ये बैंडेट्स के जो आपके मेरे ईआरसी 4 के आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में, मेरे ना एमसीक्यू नंबर 33 देखो। सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाकी पूरा सवाल, आगे के सवाल थोड़े से बड़े बड़े भी हैं। एमसीक्यू नंबर 33 में द टर्नओवर जो लिखा हुआ है ना, ये टर्नओवर का मतलब सेल्स, सेल्स रेवेन्यू को टर्नओवर कहते हैं, अपने पास लिख लो। ये सब नहीं निकालना है। ये सब नहीं निकालना चाहिए। ये तो समझ आ गया। सब इसमें तो कराते डाइजेस्ट में। द टर्नओवर ऑफ एन एंटिटी वाज 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। तो 2 मिलियन का मतलब 20 लाख। एंड अकाउंट रिसीवेबल वर 5% ऑफ टर्नओवर। तो 20 लाख का सारे बच्चे, ये देखो सेल्स रेवेन्यू को टर्नओवर कहते हैं बेटा। तो 20 लाख का 5% ले लो, तो रिसीवेबल 1 लाख है बेटा। रिसीवेबल 1 लाख है बच्चे। अब उस 1 लाख के ऊपर 4% जो है वो अप्लाई करो तो आया 4,000। द एंटिटी विशेस टू हैव 4% ऑफ रिसीवेबल, तो 4% रिसीवेबल लगाकर, फिर अप्लाई, मैं बोल रहा हूँ 4% अप्लाई करके, which would make the allowance 1/3 higher than the current allowance।
तो 1 लाख का हमने जब 4% निकाला तो वो आया 4000। वो 4000 आपने जो है वो टोटल अलाउंस फॉर बेड डेट 4000 है, which would make the allowance 1/3 higher than the current allowance। प्रीवियस ईयर का अलाउंस 100% था, 1/3 को अगर आप देखो तो 1/3 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 33.3333% आ गई। 1/3 का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 33.3333% आ गया। तो 100 में जब जमा करोगे तो 133.333 आ गया। 4000 बराबर है 133.333 के। तो जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिखो, और जो चीज मालूम करनी है उसकी परसेंटेज को ऊपर लिखो, 100 को ऊपर रखो। तो प्रीवियस ईयर के अलाउंस 3000 थे बच्चों। प्रीवियस ईयर के अलाउंस 3000 थे बच्चों। तो 1000 बैड डेट एक्सपेंस हो गया बच्चों। 1000 आपके पास बैड डेट एक्सपेंस हो गया बच्चों। और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। और जब इनकम बढ़ती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है। इसलिए उरूज के वो पिछले साल से 1/3 से हायर हो गया है। यानी प्रीवियस ईयर के अलाउंसेस नहीं दिए हुए थे, और दिस ईयर अलाउंसेस इंक्रीज बाय 1/3। 1/3 को अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 100 करो, 1/3 को अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 33.33% बनता है। यानी दिस ईयर अलाउंसेस जो है ना वो 33.33% से बड़ा है। ठीक है बेटा। ये 33 से ऑनवर्ड जो है 50 तक थोड़े बड़े सवाल आते हैं। रजिस्टर में करिएगा, अलग से करिएगा। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में इस सवाल में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एमसीक्यू में जब प्रॉब्लम उस वक्त पता चलेगा जब आप वो सारे गो थ्रू कर लोगे, 1 से लेकर 50 तक करना। थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बेटा। ठीक है बेटा। जितने एमसीक्यूज करवाए हैं उनको दोबारा कर लीजिएगा, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। करके आएंगे ना बेटा सारे। थोड़ा सा आज थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का है कि 1 से लेकर 50 तक सारे एमसीक्यूज, मतलब 15-20 तो हमने कर ही लिए शायद जी। हाँ, सवाल हमने 15-20 तो कर ही लिए। बाकी थ्योरी के सवाल आते हैं मेरे ख्याल से। थ्योरी भी है कि इंक्रीज इन अलाउंस जो है एक्सपेंस कहलाता है, डिक्रीज इन अलाउंस इनकम कहलाता है। तो इंशाल्लाह ताला जी अगर रजिस्टर में नए पेज में जाके सारे सवालात को जिसके अंदर थ्योरी हो तो उसका थ्योरी में डायरेक्ट आंसर लिख देना, और अगर प्रैक्टिकल हो तो वो प्रैक्टिकल जो है उसको सॉल्व करिएगा बेटा। जरा सा भी डाउट हो पेंसिल से कर लेना, फिर पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आधी क्लास में इससे रिलेटेड कोई क्वायरी होगी तो वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा बता दिया है कि नेक्स्ट
क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन आधी क्लास में अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कोई पूछनी हो रिगार्डिंग बैड डेट्स के, तो वो आप पूछ लेना। अब वो बच्चा पूछेगा कब, जब वो करके लेकर आएगा। चले, टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज।